तो आइए बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ डेमोक्रेसी में। और ये वीडियो 12th फिजिक्स के न्यूमेरिकल का है और यहाँ पर सिर्फ वही न्यूमेरिकल लिए गए हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो चलिए हम लोग एक ज़बरदस्त न्यूमेरिकल के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक हाइड्रोजन का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन के चारों ओर, मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या में कितने वेग से गति कर रहा है? 2.2 में गुणा 10⁻⁻6 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि जो वेग होता है वो हमेशा मीटर प्रति सेकंड उसकी यूनिट होती है, मतलब उसका मात्रक होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसके समतुल्य धारा। तो सबसे पहला हमारा टारगेट यहाँ पर होना चाहिए क्या कि हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है विद्युत धारा का मान। हमसे क्या पूछा गया है? विद्युत धारा मतलब I का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु है। अब प्रत्येक परमाणु ये जो होता है पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है, क्योंकि कई परमाणु मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो चलिए, ये हमारा विषय नहीं है, हमारा यहाँ पर टारगेट है इस न्यूमेरिकल को सरल बनाना। तो यहाँ पर हमसे धारा पूछी गई है, दिया गया है परमाणु की त्रिज्या। क्या दिया गया है? परमाणु की त्रिज्या दी गई है। और यहाँ पर दिया गया है कि इस जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने वेग से गति कर रहा है। जो दिया गया है पहले वो लिखिए। यहाँ पर हमारे पास जो दिया है वेग। क्या दिया है? वेग बराबर, वेग को हम स्मॉल v से लिखते हैं। तो यहाँ पर 2.2 में गुणा 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड इसकी यूनिट सही है। उसके बाद कह रहा है कि इस परमाणु की त्रिज्या जिस त्रिज्या में वो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या को हम लिखते हैं किससे? त्रिज्या को हम लिखते हैं r से। त्रिज्या को हम लिखेंगे किससे? r से। तो ये दिया गया है 0.5 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम को भी हमें यहाँ पर देखिए, जो वेग दिया गया है वो मीटर प्रति सेकंड में, तो हमें त्रिज्या में बदलनी है किसमें? मीटर में। और मीटर में बदलने के लिए एंगस्ट्रॉम को जब मीटर में बदलते हैं तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर हमें पता है कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ये आपका एक नंबर का प्रश्न भी है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर त्रिज्या दी गई है और हमसे पूछा गया है धारा का मान पूछा गया है कि इसकी जो समतुल्य धारा होगी वो I का मान क्या होगा। अब विद्युत धारा का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 12th फिजिक्स का फर्स्ट पेपर का जो चैप्टर नंबर 2 है, उसमें सबसे पहला शब्द है विद्युत धारा। अब विद्युत धारा क्या होती है? अब भाई आपने नहीं पढ़ा तो ये आपकी समस्या है, आपकी प्रॉब्लम है। अगर नहीं पढ़ा है तो भी मैं आपको बता दूं कि आवेश के प्रवाहित होने की दर विद्युत धारा कहलाती है। तो I बराबर Q/T। तो धारा का मान आपका निकल के आ जाएगा। कैसे? क्योंकि Q का मान होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश भैया कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये तो भाई चीज़ें छोटी छोटी हैं, इनको अगर नहीं होगा पता, अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी तो न्यूमेरिकल को बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। समस्या हमारे पास है टी कहाँ से लाएं? क्यों तो हमें पता है, क्यों हमें यहाँ पर पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो ही क्यू होगा। और यहाँ पर हमारे पास समस्या है किसकी? टी की। चलिए हम पहले एक नाभिक बनाते हैं, एक परमाणु बनाते हैं। ये है हमारा एक परमाणु, और परमाणु हमेशा मतलब ज़्यादातर परमाणु गोलाकार होते हैं। और इस परमाणु के अंदर इसके केंद्र में एक छोटा सा भाग होता है, एक छोटा सा गोलाकार भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं।
हैं और नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं, नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि एक परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु है जिसके नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या में 2.2 में गुणा 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाता है। तो इसके द्वारा कितनी ऊर्जा, समतुल्य धारा होगी। अब धारा का मान हमें पता होना चाहिए, धारा की परिभाषा पता होनी चाहिए। विद्युत धारा का मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। हमने मान लिया इसका ये केंद्र है और इसकी ये त्रिज्या है 0.5 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 0.5 में गुणे 10⁻⁻10 मीटर। अब जो इसकी त्रिज्या है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गति कर रहा है इसके चारों ओर। अब इसके चारों ओर हमारे पास दिया गया है वेग। वेग मतलब चाल, मतलब क्या होता है कि इसका वेग यानी कि चाल बराबर, आपको पता होगा चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, अगर समय की बात करें, चाल मतलब क्या होती है वेग, v बराबर दूरी को हम d से लिखते हैं, समय को t से लिखते हैं। तो v बराबर d/t मतलब वेग, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम की बात करें, हमें यहाँ पर t ही तो निकालना है। अगर t हमें पता चल जाए तो I का मान कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से अगर t के स्थान पर b चला जाएगा, v के स्थान पर t आ जाएगा, तो t बराबर d/v। तो d बराबर v/t। अब t बराबर d/v हो गया। अब फिर मेरे पास समस्या है कि d कहाँ से लाएं। d क्या है भाई, दूरी है। d यहाँ पर क्या चीज़ है भाई, दूरी है। अब दूरी, एक बात बताओ कि जब ये इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पे या वृत्ताकार पथ में गति करेगा तो ये एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। तो ये वाली जो दूरी होगी, एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। अब एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी कितनी होगी भाई। ये जो पथ है इसका, ये कैसा है, ये वृत्ताकार पथ है। अगर वृत्ताकार पथ है तो ये वृत्त की परिधि के बराबर होगा। तो t बराबर वृत्त की परिधि के बराबर, और वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। अब भाई ये सारी चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए अगर आपको न्यूमेरिकल बनाना है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर जब वृत्ताकार पथ में गति करता है तो वो वृत्तीय गति करता है। और जब वृत्तीय गति करता है तो एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा, वो 2πr के बराबर दूरी तय करेगा। तो t बराबर 2πr बटे v। तो t का मान अब हमें यहाँ पता चल गया, t बराबर है 2πr बटे v। और t के स्थान पर अगर हम यहाँ पर लाकर रख देंगे तो धारा बराबर क्या हो जाएगा, q/t। q का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन, ये क्या हो जाएगा 2πr/v, 2πr/v। और ये वाला v अब कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो धारा I बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इंटू v अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई का मान रखते हैं तो 22/7 होगा। और r का मान अगर रखेंगे तो r का मान ये हमारे पास है, कहाँ रखा, ये 0.5 में गुणा 10⁻⁻10 मीटर। तो 0.5 में गुणा 10⁻⁻10। तो सारे मान हमने रख दिए। और v का भी मान हमें पता है, v बराबर 2.2 इंटू 10⁻⁻6। तो I बराबर हमारे पास आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुणे 2.2 में गुणा 10⁻6 और अपान में कितना होगा, ये 7 बटे में है, ये भी ऊपर चला जाएगा तो इसको भी ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 7। तो 2 में गुणा 22 में गुणा 0.5 में गुणा 10⁻⁻10। तो यहाँ पर आपको ये कैलकुलेशन आपकी बची है, क्या बचा है, ये देखिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी, नीचे एक जीरो बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा 20 और 22 से ये 22 कट गया,
22 से ये 22 कट गया, और ये एक अंक पहले दशमलव ये है, एक अंक पहले दशमलव ये है। ये कैलकुलेशन तो आपको हाई स्कूल में सीखनी चाहिए थी। अब जो बचा है मेरे पास, क्या बचा है, 16 बचा है, ये 7 बचा है। 16 सत्ते कितना होता है, 112, 16 सत्ते 112, और गुणे 10 की घात -19 और 10 की घात 6। अगर आपने हमारा पिछला पहला वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें हमने घातों को जोड़ना घटाना सिखाया है। तो 10 की घात -19 और 10 की घात 6 बचा है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो 10 की घात बचेगा -13, क्योंकि 19 में से 6 घटेगा तो बचेगा कितना, 13। नीचे कितना बचा है, 2, 20 बचा है, ये बचा है 20, और 20 और इधर बचा है 5, तो 20 पंचे 100, 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100, 20 पंचे 100 में गुणा 10 की घात -10, 10 की घात ये हो गया -10। तो आई बराबर, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काटेंगे तो 2 अंक पहले दशमलव, 1.12 इंटू 10 की घात, 10 की घात -10 को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, तो 10 की घात बचेगा -3 एम्पियर। तो ये बन गया आपका न्यूमेरिकल कि यहाँ पर जो धारा का मान पूछा गया था वो हमने निकाल लिया। विद्युत धारा बराबर निकल के आ जाएगी 1.12 इंटू 10 -3 एम्पियर। तो आइए देखते हैं एक और ज़बरदस्त न्यूमेरिकल की तरफ। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक क्षण चुंबक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 4.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तथा क्षण चुंबक का अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। यदि इस क्षण चुंबक इस पर 4.5 में गुणे 10 की घात -2 न्यूटन का बल आघूर्ण लगता है तो क्षण की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। आपको डर लगा होगा, क्या आपको यहाँ पर इस न्यूमेरिकल को पढ़ के डर लगा? लेकिन घबराना नहीं है, बिल्कुल शांतिपूर्वक कंसंट्रेट होकर इस न्यूमेरिकल को पढ़ें। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र। हमने आपको वही सूत्र बताया कि यहाँ पर जो आपको न्यूमेरिकल में जो डाटा दिया जाए उसको पहले छांटेंगे। डाटा दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को हम B से लिखते हैं। तो B बराबर होता है 4.5 टेस्ला। B बराबर 4.5 टेस्ला दिया गया है और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक भी टेस्ला होता है, ये भी याद रखें। तथा एक क्षण चुंबक तथा चुंबकीय क्षेत्र के साथ, चलिए यहाँ पर देखिए आपको बता दें कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की अगर आपको परिभाषा सीखनी है तो परिभाषा में आप क्या लिखेंगे कि वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबकीय सुई जिस दिशा में जाकर ठहर जाती है वो दिशा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये बातें आपको याद रखनी है और इनकी दिशा हमेशा सदैव एक तरफ होती है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये बंद लूप का निर्माण करती है। ये सारी चीज़ें ये इनकी विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पर एक क्षण चुंबक है, इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 डिग्री के कोण पर रखा है। कितने डिग्री के? 30 डिग्री के कोण पर रखा है। अब कह रहा है कि इसके ऊपर बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का मतलब होता है जब किसी, ये हमने मान लिया एक क्षण चुंबक है। अब इस क्षण चुंबक के ऊपर एक तरफ नॉर्थ पोल होगा, दूसरी तरफ साउथ पोल होगा। अब जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों तरफ बराबर बल आघूर्ण लगाएंगे तो ये अपनी ही धुरी पर घूमने लगेगी, ये कहलाता है बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण को टाउ से लिखा जाता है। बल आघूर्ण को किससे लिखते हैं? टाउ से। ये लिखा है चुंबकीय क्षेत्र, ये लिखा चुंबकीय क्षेत्र, ये लिखा है चुंबकीय बल आघूर्ण, बल आघूर्ण।
टाउ बराबर दिया गया है कितना 4.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। मतलब है कि चुंबकीय बल आघूर्ण का मात्रक पूछा जाए तो यहाँ पर आपको ये भी याद रख लेना है कि न्यूटन मीटर होता है और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। अब हमसे पूछा गया है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, चुंबक छड़ की स्थितिज ऊर्जा। मतलब है स्थितिज ऊर्जा को हम लिखते हैं U से। किससे लिखा जाता है? स्थितिज ऊर्जा U बराबर हमें निकालना है और U बराबर होता है -mb cos थीटा। -U बराबर mb cos थीटा। अब बताइए यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में B का मान मालूम है, थीटा का मान दिया गया है। यहाँ पर थीटा बराबर दिया गया है 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री, क्योंकि ये छड़ चुंबक जो है चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 डिग्री के कोण पर रखा है। अब हमें U बराबर -mb cos थीटा। अब इसको ये तो आपको याद रखना है कि स्थितिज ऊर्जा mb cos थीटा। अब हमें पता करना है B दिया गया है और हमें यहाँ पर m नहीं पता है। अगर m पता होता, अगर हमें m मालूम होता तो हम डायरेक्ट यहाँ पर b का मान रखते, cos थीटा का मान रखते और कैलकुलेट कर लेते तो मिल जाता। तो यहाँ पर उसके लिए हमारे पास दिया गया है टाउ बराबर। तो टाउ बराबर क्या होता है? mb sin थीटा। टाउ बराबर होता है, ये होता है बल आघूर्ण। अब ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। टाउ बराबर mb sin थीटा और ये स्थितिज ऊर्जा होती है -mb cos थीटा। तो टाउ बराबर, टाउ का मान कितना है यहाँ पर दिया गया है 4.5 इंटू 10⁻²। उसके बाद बराबर m इंटू बी का मान दिया गया है 4.5 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का मान 30 डिग्री। अब बराबर बताइए क्या करेंगे, 4.5 से ये 4.5 कट गया। उसके बाद बचा है 0⁻⁻² बराबर m इंटू 4.5 कट गया। साइन 30 का मान होता है 1/2। अब 2 बटे में है तो दूसरी तरफ लाएंगे, ये बटे में है तो दूसरी तरफ लाया जाएगा तो काय में आ जाएगा, गुणा में। तो m बराबर 2 में गुणा 10⁻²। 2 में गुणा 10⁻²। अब हमें m भी मिल गया, b भी पता है, थीटा भी पता है। तो स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे। U बराबर -m का मान कितना निकाला हमने, 2 में गुणा 10⁻² गुणा b का मान है 4.5 इंटू cos थीटा का मान है 30 डिग्री। अब साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। साइन 30 का मान होता है 1/2 और cos 30 का मान होता है √3/2। तो U बराबर cos 30 का मान √3/2। ये मान भी आपको याद होने चाहिए। 45 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 45 दूना 90, एक अंक पहले दशमलव और गुणा 10⁻² में गुणा। अब ये कितना हो जाए, cos 30 का मान कितना होता है √3/2। अब U बराबर, अब 2 से इसको काट देंगे तो 2 से काटेंगे तो फिर ये 4.5 हो जाएगा। तो 4.5 इंटू √3 का मान होता है 1.73 इंटू 10⁻²। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। तो U बराबर, अब भाई इसका गुणा कर लेना। अब हम इसके आगे की कैलकुलेशन आपको नहीं बताएंगे। 4.5 का गुणा 1.73 में करने के बाद जो आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक इसके बाद की कैलकुलेशन आप कर लेना, क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा काम करना है। तो ये रहा एक और छोटा सा बढ़िया सा न्यूमेरिकल। यहाँ से भी आपसे प्रश्न बनता है कि यहाँ पर दिया गया है एक लैम्डा बराबर कि एक तरंग है, एक किरण है, उसकी तरंग दैर्घ्य है 5 में गुणा 10⁻⁷ मीटर। उस फोटान की तरंग दैर्घ्य है तो उसकी जो ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करनी है।
ऊर्जा ज्ञात करनी है। अब ये वाली ऊर्जा जो है, इसकी ऊर्जा को हम U से नहीं लिखते हैं, इसकी ऊर्जा को फोटान की ऊर्जा या किरण की ऊर्जा, किरण की ऊर्जा को हम E से लिखते हैं। किससे लिखा जाता है? किरण की ऊर्जा को E से लिखते हैं, मतलब एनर्जी। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया, यहाँ पर दिया गया है क्या? यहाँ पर दिया गया है कि लैम्डा बराबर 5 में गुणा 10 की घात -7 मीटर की जो तरंग दैर्घ्य है उस किरण की, तो उसकी जो ऊर्जा है वो हमें ज्ञात करनी है। किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करने के लिए हमने, देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझा दें कि ये कोई पदार्थ है। जब ये कोई पदार्थ, इसके ऊपर कोई प्रकाश की किरण अगर आती है तो ये अपनी कुल ऊर्जा लेकर आती है। तो ये जो ऊर्जा होती है, इस फोटान की ऊर्जा, जो ये आपको याद रखना है हमेशा, फोटान की ऊर्जा जो E अनुक्रमानुपाती होती है न्यू के, E अनुक्रमानुपाती न्यू। यहाँ पर E क्या है? फोटान की ऊर्जा, न्यू है उसकी आवृत्ति। किसकी आवृत्ति? इस फोटान की आवृत्ति या किरण की आवृत्ति। जब अनुक्रमानुपाती निशान हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, तो यह हो जाता है h न्यू। यह न्यू बराबर क्या होता है? न्यू आवृत्ति बराबर होता है लैम्डा अपान C। आवृत्ति बराबर क्या होता है? C अपान लैम्डा। आवृत्ति बराबर होता है C अपान लैम्डा। ये सारी चीज़ें, मतलब C यहाँ पर क्या है? C है प्रकाश की वायु में चाल, वायु में प्रकाश की चाल, और वायु में और ये लैम्डा दिया गया है। C का मान भी हमें पता होता है। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? वायु में प्रकाश की चाल सभी को, बच्चे को पता होगी, 3 में गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो E बराबर क्या हो जाएगा? न्यू बराबर C अपान लेमडा। जब रखेंगे तो C बराबर HC अपान लेमडा। ये किस में होती है? वोल्ट में। ये किस में होती है? वोल्ट में। अब हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में पूछा गया है? यहाँ पर हमसे जो ऊर्जा पूछी गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो E बराबर HC अपान लेमडा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो E से गुणा कर देंगे, E से भाग कर देंगे। तो ये B तो पहले से दिया गया है, वोल्ट में ऊर्जा दी गई है। जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, क्या नाम है, फोटॉन की ऊर्जा होती है वो वोल्ट में होती है। हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन इस वाले E को V के साथ ले लेंगे तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E बराबर कितना है? HC अपान लेमडा E इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बन गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम देखिए यहाँ पर आपको सारे मान पता होने चाहिए। अगर ये मान नहीं पता है तो आपको न्यूमेरिकल करने में कठिनाई होगी। H है फलांक नियतांक, और फलांक नियतांक 6.62 इंटू 10 की घात -34 इसका मान होता है। और C का मान होता है 3 में गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। लेमडा का मान दिया गया है 5 में गुणा 10 की घात -7 मीटर। 5 में गुणा 10 की घात -7 मीटर। और ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 10 की घात -1.6 इंटू 10 की घात C का E का भी मान पता है। सारे मान अब हमें पता है, HC लेमडा E। तो यहाँ पर जब हम E का मान रखेंगे तो H का मान 6.62 इंटू 10 की घात -34। उसके बाद C का मान रखिए। C का मान है 3 में गुणा 10 की घात 3 में गुणे 10 की घात 8 बटे भाग लग जाएगा लेमडा। लेमडा का मान है 5 इंटू 10⁻⁻7 गुणा E का मान है 1.6 इंटू 10 की घात -19। अब आपको क्या करना है? सिर्फ इसको हल कर लेना है। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो पहले से दिया गया है। तो E बराबर, अब कैलकुलेट करिए, 10 की घात -34 और 10 की घात 8, तो कितना बचेगा यहाँ पर? -34 और 8। 34 में से 8 घट जाएगा तो बचेगा -26। तो कितना बचेगा? 10 की घात -26। और इसका अगर गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6
और तिछाक 18 हासिल 1 तिछाक 18 और 1 19, 2 अंक पहले दशमलव गुणा 10 की घात कितना बचेगा, 28 में से 8 घट जाएगा तो 10 की घात -26 बटे 5 का गुणा करेंगे, 16 पंचे हो जाता है 80, 16 पंचे 80 और 1 अंक पहले दशमलव है तो लगा देंगे तो 10 की घात -7 और -19, अब ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी तो माइनस का हो गया 26 और 10 की घात -26 से ये 10 की घात -26 कट गया। अब ये दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है तो ई बराबर आपका कितना मिल जाएगा, 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 एकन 8 और 8 दूनी 16 बचे कितने, 3 हो गए 38 और 8 चकू 32, 8 चकू 32 बचे कितने यहाँ पर 6 हो गया 66, 88 64, तो ई बराबर निकल के आ जाएगा 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बातें आपको सारी चीज़ें याद रखनी है, 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होगा इस सवाल का, इस प्रश्न का राइट आंसर। तो ये सारे मान भी आपको याद रखना है, ये मान भी पूछ लिए जाते हैं कि एच का मान मतलब फलांक नियतांक का मान कितना होता है, वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये लैम्डा तो आपको दिया जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश या एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है 1.6 × 10⁻19। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे। और हाँ, जब भी आप ये परीक्षा देने जाएं तो ये वीडियो ज़रूर देख कर जाएँ, और जितने भी न्यूमेरिकल है हमने कराए हैं यहाँ से बाहर आपका नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है, ये गारंटी है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर भी आपसे एक न्यूमेरिकल, ये आपका सेकंड चैप्टर का है, सेकंड पेपर का है कि एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस। एक उत्तल लेंस आपको पता होगा कि बीच में उभरा और किनारों पर पतला होता है, और एक अवतल लेंस जो किनारों पर उभरा और बीच में पतला होता है, इन दोनों को संपर्क में रखा गया है। अब इन दोनों को एक संपर्क में रखा गया है, एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 10 डायोप्टर है, नहीं जिसकी क्षमता मतलब है कि इनकी क्षमताएं, पहले जो दिया गया है वो पहले निकालिए, दिया है क्या दिया है, यहाँ पर आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो दिया जाए वो आपको पहले लिखना है। यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी दिया जाए वो पहले लिखना है, क्योंकि वहाँ से हमारा दिमाग काम करने लगता है कि हमें क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। दिया गया है कि एक उत्तल लेंस है, उनकी क्षमताएं दी गई, हमने मान लिया एक की क्षमता P1 है और दूसरे की क्षमता P2 है, क्योंकि क्षमता को P से लिखा जाता है, और ये चीज़ P1 बराबर दिया गया है 10 डायोप्टर और P2 बराबर दिया गया है 2 डायोप्टर, P2 बराबर 2 डायोप्टर। अब एक बात याद रखना है, क्या याद रखना है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर निकालेंगे तो F1 बराबर उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी F1 बराबर हो जाता है 1/P1, और ये P1 दिया गया है डायोप्टर में, और फोकस दूरी यहाँ पर वस्तु की दूरी दी गई है सेंटीमीटर में, तो हमें फोकस दूरी भी बनानी है किसमें, सेंटीमीटर में। जब मीटर को सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो F1 बराबर कितना हो जाएगा 100 में बटा P1 कितना है 10 है, तो 10 से ये 0 कट जाएगा तो बचेगा 10 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी F2 बराबर 1/P2। ये सारी चीज़ें तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, सिर्फ हम आपको न्यूमेरिकल बनाने का तरीका बता रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको 100 से गुणा कर देना है, और P2 कितना है ये देखिए। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है कि फोकस दूरी जो अवतल लेंस की लेंगे वो ऋणात्मक लेंगे, उत्तल लेंस की फोकस दूरी लेंगे वो धनात्मक लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या 2 से ये कट जाएगा 50 बार, तो ये आ जाएगा
माइनस का 50 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की फोकस दूरी को ऋणात्मक लेंगे और उत्तल लेंस की फोकस दूरी को धनात्मक लेंगे। अब इनको क्या किया गया, कहा गया है कि दोनों को संपर्क में रखा जाए, एक दूसरे के चिपका कर रखा जाए, एक दूसरे के संपर्क में रखा जाए, तो इन दोनों की संयुक्त फोकस दूरी कितनी होगी? संयुक्त फोकस दूरी, जब संयुक्त फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, तो ये तो चीज़ें आपको पता होंगी, पहले से आपने पढ़ी होंगी। जब दो लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी होती है, दोनों की फोकस दूरियां क्या होती हैं? उनके व्युत्क्रमों का योग के बराबर होती है। तो 1/f बराबर 1/f बराबर 1/f1, f1 कितना है? 10 दिया गया है, प्लस हो जाएगा ये 1/50, ये काय का रहेगा? माइनस का। अब जब ये माइनस रहेगा तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा हमेशा माइनस होता है। तो 1/f बराबर 1/10 माइनस 1/15, 1/50। तो 1/f बराबर इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 50। जब 50 आ जाएगा तो 10 पना 50 और 5 का ऊपर गुणा, माइनस 50 का एक बार जाएगा, 50 एकन 50, एक का ऊपर गुणा। तो इस तरह से जो संयुक्त फोकस दूरी आएगी तो 1/f बराबर कितना? 5 में से 1 घट जाएगा, 4/50 में गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4f बराबर 50। तो f बराबर 50/4, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 से ये कटेगा 25 बार। तो इन दोनों की संयुक्त फोकस दूरी कितनी आ जाएगी? 25/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई। हमसे पूछा गया है प्रतिबिंब की स्थिति, कि प्रतिबिंब कहाँ होगा। तो हमेशा जो प्रतिबिंब रखा जाता है वो हमेशा लेंस के लेफ्ट में रखते हैं। प्रतिबिंब कभी राइट में भी बन सकता है। और यहाँ पर हमसे पूछा गया है प्रतिबिंब की दूरी। अब आपको पता होना चाहिए दर्पण सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र यानी कि दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो ये सारे फार्मूले आपने पढ़े होंगे। जो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और यहाँ पर जो वस्तु की स्थिति दी गई है, वस्तु लेंस दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो u बराबर -25 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु की जो दूरी होती है वो हमेशा लेफ्ट में नापी जाती है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है उसका हमें पता नहीं। तो 1/f आपने f निकाला है 25/2, तो 25 जब 2 यहाँ पर रख देंगे बराबर 1/v, तो हमें कैलकुलेट ही करना है। और 1 माइनस 1/u, और u का मान कितना दिया गया है? u का मान यहाँ पर आपका 25 दिया गया है। और ये 25 काय का है? माइनस का। ये 25 माइनस का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वस्तु को हमने लेफ्ट में माना है, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 2/25 हो जाएगा बराबर 1/v, और माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएगा 1/25। अब जब यहाँ पर हमें v का मान निकालना है, किसका मान निकालना है? v का मान निकालना है। तो 1/v बराबर 2/25 और माइनस 1/25। अब जब हर समान होते हैं, जब हर समान होते हैं तो अंश जोड़ दिया जाता है या फिर अंश घटा देंगे। तो 2 में से 1 घट जाएगा तो बराबर बचेगा 1/25। 1 कितना हो जाएगा? 25। तो 1/v बराबर 1/25। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा v बराबर 25 सेंटीमीटर। तो वह जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो कितनी दूरी पर होगी? 25 सेंटीमीटर पर होगी। यही हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप सिर्फ एक बार वीडियो और देखें।
तो देखते हैं बच्चों एक और सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, इसको भी यहाँ पर देखते हैं कि 6000 एंगस्ट्राम तरंग दैर्घ्य का एक प्रकाश वायु से आता है, कांच पर आपतित होता है। जिस तरह से मान लिया ये कोई कांच का टुकड़ा है, कोई प्रकाश वायु से आता है और इस कांच पर आपतित होता है, और आपतित होने के बाद कह रहा है कि परावर्तित किरण तथा आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है, आवृत्ति ज्ञात करनी है और उसकी चाल भी ज्ञात करनी है। अब एक बात बताओ बच्चा कि जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तित होगी, मतलब यहाँ पर हमने लिखा परावर्तित प्रकाश के लिए। परावर्तित प्रकाश के लिए मतलब परावर्तन का मतलब होता है जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आती है, जिस माध्यम से प्रकाश आपतित होता है और किसी माध्यम से टकराकर, किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में जब वापस चला जाता है, ये घटना परावर्तन कहलाती है। ये घटना क्या कहलाती है? परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी सतह में वापस चली जाती है तो ये घटना परावर्तन कहलाती है। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर भी वायु है, ये है आपतित किरण, ये क्या है? आपतित किरण, और ये जा रही है परावर्तित किरण, और परावर्तित किरण भी वायु में है, आपतित किरण भी वायु में है, तो चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि माध्यम एक है, और जितने वेग से, और जब माध्यम एक है, जब मतलब पहले भी वायु में थी, परावर्तन होने के बाद भी वायु है, तो आवृत्ति ना तो बदलेगी, ना तरंग दैर्घ्य बदलेगी और ना ही उसकी चाल बदलेगी। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है कि परावर्तित के लिए परावर्तित किरण जो होती है उसमें ना तो चाल बदलती है, ना वेग आवृत्ति बदलती है और ना ही उसकी तरंग दैर्घ्य बदलती है। तो जो तरंग दैर्घ्य दिया गया 6000 एंगस्ट्राम, मतलब है कि तरंग दैर्घ्य लेमडा बराबर 6000 एंगस्ट्राम, और 6000 एंगस्ट्राम को अगर आप मीटर में बदलेंगे तो एंगस्ट्राम में हमने आपको पहले ही सवाल में बताया है कि 10 की घात -10 से गुणा कर देंगे तो 6000 में गुणा 10 की घात -10 मीटर, ये बन गई आपकी तरंग दैर्घ्य का जो मापन है वो अब मीटर में बन गया। तो लेमडा बराबर हम 6 में गुणा 10 की घात 3 कर दें। क्यों करेंगे? क्योंकि 6000 में गुणा 1000 अगर कर दें और गुणा 10 की घात -10 मीटर, और 1000 को हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं, ये तो आप सभी को पता होगा। लेमडा बराबर 6 में गुणा 10 की घात 3 और गुणा 10 की घात -10 मीटर, तो लेमडा बराबर 6 में गुणा, अब यहाँ पर 10 की घात -10 है और एक 10 की घात 3 है, मतलब दो, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो घातें घट जाएंगी, तो माइनस का 10 प्लस का 3, तो माइनस का बचेगा कितना? 7, तो 10 की घात -7 मीटर। ये किसकी बात कर रहा हूँ? ये मैं कर रहा हूँ परावर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, और परावर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के बाद हमें निकालनी है प्रकाश की वायु में प्रकाश की चाल, और वायु में प्रकाश की चाल नहीं बदलती है। वायु में प्रकाश की चाल आपतित किरण की भी उतनी होगी और परावर्तित किरण की भी उतनी ही होगी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमें निकालनी है आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब है कि आवृत्ति है न्यू, आवृत्ति को हम लिखते हैं न्यू से, तो न्यू बराबर C/लेमडा होता है। तो न्यू बराबर C का मान कितना है? 3 में गुणा, C मतलब होता है प्रकाश में वायु की चाल, 3 में गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 3 में गुणे 10 की घात 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो 3 में गुणे 10 की घात 8, और लेमडा का जो मान निकाला है 6 में गुणा 10 की घात -7। तो न्यू बराबर 3 से काटेंगे, 3 दूनी कितना हो गया? 6, तो 1/2 में गुणा, 1/2 में गुणा क्या हो गया? ये 10 की घात -7 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो घात ऋणात्मक अगर होगी तो वो धनात्मक हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 10 की घात 8 में गुणे 10 की घात 7। तो 10 की घात 8 और 10 की घात 7 अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा न्यू बराबर 1/2 का मतलब होता है 0.5
5 में गुणे 10 की घात 8 और 7 कितना हो गया 15। ये आपको याद रखनी है कि जो तरंग दैर्ध्य की जो प्रकाश का जो चाल है नहीं आवृत्ति है वो 0.5 में गुणे 10 की घात 15। अगर 10 की घात 15 ये इसको मानक रूप में अगर लिखना है तो 10 से गुणा कर देंगे और 10 से भाग इसकी घात 1 है तो न्यू बराबर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें मानक रूप लिखना है, दशमलव को एक अंक बाद ले जाना है। तो 10 का जब 5 में गुणा 0.5 में गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 10 की घात ये 10 की घात 1 है, इसको फिर ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। और 10 की घात 15 है और 15 में से एक घात जब घट जाएगी तो 10 की घात बचेगी कितनी 14। तो ये हो गया आपका ये केस 1। पहला केस क्या है? परावर्तित प्रकाश। अब दूसरा हम बात करेंगे आपतित प्रकाश की। परावर्तन में दो चीज़ें सेम रहेंगी। यहाँ पर क्या है कि वायु में प्रकाश की चाल, क्योंकि आपतित प्रकाश जो आपतित प्रकाश है वो भी वायु में है और परावर्तित प्रकाश है वो भी वायु में है, ये नहीं बदलेगा और इसकी तरंग दैर्ध्य भी नहीं बदलेगी। और आवृत्ति निकालने के लिए ये वाला फार्मूला याद रखना है कि आवृत्ति बराबर c/λ, मतलब है कि प्रकाश में वायु की चाल तथा तरंग दैर्ध्य का अनुपात उसकी आवृत्ति कहलाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी कॉपी पे लिख लें। तो अब हम बात कर लेते हैं केस 2 में। दूसरा केस है अपवर्तन। अपवर्तन के लिए क्या होता है कि देखिए परावर्तन में एक सतह चिकनी होती है, दूसरी सतह पर पालिश होती है। परावर्तन के लिए हमेशा एक ये सत्य है कि केस 2 में क्या होगा, अपवर्तन के लिए जब अपवर्तन की हम बात करेंगे, अपवर्तन का मतलब होता है कि यहाँ पर एक ये कांच का टुकड़ा है, ये क्या है कांच है, और इस कांच के टुकड़े में एक आपतित किरण आपतित होती है, एक प्रकाश की किरण आपतित होगी और ये पारदर्शी टुकड़ा है तो ये कहलाता है इसका अभिलंब। जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसी पर एक लंब माध्यम के साथ एक 90 डिग्री का कोण बनाने वाली काल्पनिक रेखा अभिलंब कहलाती है। और यहाँ पर ये किरण क्या होगा, अभिलंब के पास में आने की कोशिश करेगी। क्योंकि इस न्यूमेरिकल में इतना बेहतर तरीके से मैं आपको यहाँ पर नहीं समझा पाऊँगा, सिर्फ आपको याद रखना है कि अपवर्तन के लिए अब ये है वायु, ये है कांच। जब कोई प्रकाश है वो वायु से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, कांच में प्रवेश करेगा तो कांच के अपवर्तनांक के भाग लगा देंगे। अपवर्तनांक को n से लिखा जाता है तो n बराबर दिया गया है 1.5। तो यहाँ पर हमें निकालना है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल निकालनी है v बराबर प्रकाश की चाल तो c/n, क्या कर देंगे n मतलब है कि प्रकाश की चाल जो वायु में होगी उसमें अपवर्तनांक से भाग लगा देंगे तो हमें उस माध्यम में प्रकाश का वेग मालूम हो जाएगा कि जिस माध्यम में हमसे पूछा गया है। हम किस में जा रहे हैं, अपवर्तन का मतलब है कि अब हमारी जो किरण है वो वापस ना जाकर कांच में प्रवेश कर रही है। तो जब कोई भी किरण वायु से चलकर ठोस में प्रवेश करेगी तो उसकी चाल में परिवर्तन होगा। तो v बराबर c में c का मान 3 में गुणे 10 की घात 8 और 1.5, n का मान कितना है 1.5। तो v बराबर कितना हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा 10 तिया 30 में गुणा 10 की घात 8 बटे 15। तो 15 से ये 30 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो v बराबर निकल के आ गया 2 में गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपकी आ गई किसमें, कांच में प्रकाश की चाल। अब हमें निकालना है क्या, तरंग दैर्ध्य। क्या निकालनी है, तरंग दैर्ध्य। अगर तरंग दैर्ध्य हमें निकालना है तो लेम्डा बराबर क्योंकि हमें पता है लेम्डा बराबर क्या होता है,
तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा बराबर अब हमें यहाँ पर निकालना है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य देखिए यहाँ पर जो लैम्ब्डा दिया गया है 6000 एंगस्ट्राम। 6000 एंगस्ट्राम बोले तो लैम्ब्डा बराबर 6000 मतलब 6 में गुणे 10 की घात -7 मीटर, 10 की घात -7 मीटर। अब यहाँ पर अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक कितना दिया गया है? अपवर्तनांक लैम्ब्डा बराबर जो अपवर्तनांक है हमारे पास 6 में गुणे 10 की घात -7 और इसमें भी भाग लगा देंगे 1.6। तो लैम्ब्डा बराबर दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ा लेंगे, 15 से ये कट जाएगा, 15 चौकू 60 मतलब 4 में गुणा 10 की घात 7 मीटर। अगर एंगस्ट्राम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 4000 एंगस्ट्राम। मतलब है कि तरंग दैर्घ्य भी बदल जाएगी। तो जो हमने क्या निकाला, हमारे पास जो तरंग दैर्घ्य दी गई 6000 एंगस्ट्राम, 6000 एंगस्ट्राम का मतलब है 6 में गुणा 10 की घात -7 मीटर। अब ये अपवर्तनांक से सिर्फ भाग लगाते जाइए। अगर आपको आवृत्ति बदलनी है, आवृत्ति निकालनी है, मतलब वेग निकालना है तो प्रकाश के वेग में अपवर्तनांक से भाग। तरंग दैर्घ्य निकालना है तो पहले तरंग दैर्घ्य में अपवर्तनांक से भाग लगा देंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, क्योंकि उनका भी कुछ न कुछ यहाँ से भला हो जाए।